हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 4 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आज के लेक्चर में ये कुछ टॉपिक्स हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के, जो अपन कवर करेंगे। एंड गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। और रेगुलरली जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और लेक्चर्स के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो 100% गारंटी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं आपके कवर कराता हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं, मैंने जो पिछले 1 साल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बने हैं यूपीएससी 2020 के अंदर। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपी पीसीएस 2020 के अंदर भी सेम जो भी चीज मैंने पिछले 1 साल में पढ़ाई थी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स वीडियो है, प्रूफ्स वीडियो को देखकर आप जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं और बाकायदा प्रूफ पूरे दिए हुए हैं उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मंथली पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए और जहां पर आपको काफी सारी सर्विसेज मिलती है इस पेड पैकेज के अंदर, तो उसकी फीस सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। पूरे महीने आपको लेक्चर्स की डेली जो करंट अफेयर्स के लेक्चर आते हैं जो आप देख रहे हैं, तो इनकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं यानी कि नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन मिलता है पीडीएफ का रिवीजन पर्पस के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ मंथ के एंड में आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है और मिनिमम 100 रुपीज में इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको ज्वाइन करने में कुछ परेशानी आती है या अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च कीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। सबसे पहले तो मुझे ऐड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे वहां पर मैसेज कर लीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं वहां पर आपकी रिजॉल्व करूंगा। और अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो 9713282838 ये मेरा नंबर है, याद रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। इस नंबर पर आप मुझे एसएमएस के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू जो है वो मैसेज कीजिएगा, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, राइट। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का अपना एक चैनल है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी और एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डिस्कशन किसी भी प्रकार के टॉपिक का करना है तो आप उस ग्रुप पे जाकर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि आदि महोत्सव क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ये हम लोग को देखने को मिलता है। आदि महोत्सव एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड का, राइट। और फेस्टिवल के अंदर शोकेस किया जाता है ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चरल हेरिटेज। हमारी कंट्री में जो ट्राइब्स के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो ट्राइबल पीपल जो है उनके आर्ट वगैरह, उनके कल्चर वगैरह, उनके ट्रेडिशन वगैरह, वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो वो पूरी चीज यहां पर इस फेस्टिवल में डिस्प्ले की जाती है। इसका वर्चुअल एडिशन अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो याद रखिएगा आदि महोत्सव के बारे में। गाइज, अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन देखने को मिला है। पहली बार इस प्रकार का इवेंट कंडक्ट हुआ है जहां पर बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर किया। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने जो बुद्धिज्म से जुड़ी या भगवान बुद्ध से जुड़ी जितनी भी कल्चरल हेरिटेज की जो चीजें हैं उसको डिस्प्ले किया इस एग्जीबिशन के दौरान। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का डिस्प्ले जो है वो यहां पर नजर आया ऑनलाइन एग्जीबिशन के अंदर। और ये चीज लॉन्च हुई, इस प्रकार का ऑनलाइन एग्जीबिशन लॉन्च हुआ 19th मीटिंग अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की देखने को मिली थी, तो उस दौरान इस चीज को डिस्प्ले किया गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि एक तो बुद्धिज्म से रिलेटेड ये टॉपिक है, राइट। तो एससीओ ने बुद्धिज्म सब्जेक्ट को चूज करते हुए ये ऑनलाइन एग्जीबिशन जो है वो लॉन्च किया है और पहली बार इस प्रकार का इवेंट हुआ है। तो याद रखना, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट हेरिटेज से रिलेटेड जो ऑनलाइन एग्जीबिशन है उसको एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के म्यूजियम्स, राइट, यहां पर इन्वॉल्व थे। और न्यू दिल्ली की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसकी ये SCO CHG हम लोग को देखने को मिली थी 19वीं मीटिंग, तो उसी दौरान इस चीज को लॉन्च किया गया था,
राइट। तो बस ये बेसिक चीज आप याद रखिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। और एक और चीज कि इंडिया ने एससीओ को कब ज्वाइन किया है। तो एससीओ के बारे में पहले भी मैं आप लोग को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर नीचे तुरंत लिखकर बताइए। अभी गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहां पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये टॉपिक है। यहां पर अपन वो हर एक चीज देखने वाले हैं जिनसे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी केस लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन वकील होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, राइट। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पार्ट होते हैं, इनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इस अपॉइंटमेंट के बारे में बकायदा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही ये ऑफिस होल्ड करते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर जो भी व्यक्ति एलिजिबल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो वो ही सेम एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल के लिए भी अप्लाई होती है, राइट। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ये अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक व्यक्ति को एटलीस्ट 5 सालों तक हमारी कंट्री के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पर सर्व करना जरूरी है। यानी कि वो जज होना चाहिए 5 साल तक हमारी कंट्री के किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर हमारी कंट्री के हाई कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 10 साल तक एडवोकेट होना जरूरी है, राइट, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की नजर में वो व्यक्ति जुडिशरी का एक्सपर्ट होना जरूरी है, न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना जरूरी है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। इनके पावर्स और फंक्शंस की अगर अपन बात करें, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लीगल एडवाइजर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इनको कोई भी लीगल ड्यूटी जो असाइन करते हैं वो ये करते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार होता है हमारी कंट्री के सभी न्यायालयों में, यानी कि सभी कोर्ट्स के अंदर सुनवाई का, राइट। तो सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही साथ ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये वोट नहीं डाल सकते। तो याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें अगर अटॉर्नी जनरल का नाम है तो आप उस नाम को करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सभी मामले जो है वो लड़ते हैं। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चल रहा होता है, चाहे वो कोई सूट का हो, अपील का हो, या कोई दूसरी प्रोसीडिंग कार्रवाई वगैरह, तो उसमें अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील के तौर पर हमें नजर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी चीज के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट इनको रेफर करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। और ये आर्टिकल 143 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके तहत ये चीज भी मेंशन है इस प्रकार की कि कभी भी कोई केस होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी भी प्रकार की ना सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई भी केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में आरोपी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आरोपी का बचाव नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मामले में। और ये किसी भी प्रकार की कंपनी की डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो हैं इनको असिस्ट करते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। तो इतनी डिटेल आप लोग को अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, इससे बाहर का आपसे और कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एंड गाइस ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था तो इसकी बात करें। हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, एक आर्टिस्ट हैं रचिता तनेजा जी, इन्होंने एक कार्टून बनाया था, ट्वीट वगैरह किया था, और इनका जो ये कार्टून और जो ट्वीट था ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को पब्लिक की नजर में कमजोर करने से रिलेटेड था। यानी कि पब्लिक की नजर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नीचे दिखाने से रिलेटेड ये कार्टून था और ट्वीट था, राइट। तो इस चीज के लिए एक लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं एट प्रेजेंट के वेणुगोपाल जी, तो इनसे सहमति मांगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इन आर्टिस्ट के अगेंस्ट जो है वो शुरू किया जाए। तो इन्होंने अभी रिसेंटली ये दे दी है परमिशन, सहमति दे दी है कि हाँ इनिशिएट किया जा सकता है ये रचिता तनेजा जो आर्टिस्ट हैं उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, राइट।
तो ये केस क्या है, प्रायर अप्रूवल का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। क्योंकि देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो कोर्ट खुद देती है, बट क्या होता है कुछ कुछ केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जिस एरिया पर कोर्ट नहीं देख पाती है, यानी क्योंकि देखो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ कुछ ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो अलग अलग करते रहते हैं बातचीत वगैरह, अलग अलग पोस्ट वगैरह करते रहते हैं इस प्रकार के। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर मे भी शायद कोर्ट का ध्यान नहीं जाता है, तो उस बीच क्या होता है कि ये सब पिटिशनर वगैरह जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, कोर्ट का ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं कि देखो यहाँ पर कोर्ट के खिलाफ जो है वो किस प्रकार की हरकत हुई है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो शुरू किया जाए। तो ये इस चीज के लिए, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जैसे कोर्ट के अलावा कोई भारी व्यक्ति अगर शुरू करवाना चाहता है तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल जो है वो परमिशन देते हैं। और यहां पर यही चीज कही जा रही है कि अटॉर्नी जनरल से पहले कंसेंट जो है, उनकी सहमति जो है वो लिखित में जो है वो मांगी जाती है, राइट। और उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया जा सकता है, राइट। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सहमति होती है वो एक प्रकार का चेक का फॉर्म होता है, राइट, कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो हम लोग को नजर आता है, यानी कि कोई भी केस वगैरह इस प्रकार का है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उसमें पहले ही अटॉर्नी जनरल जो है वो चेक कर लेते हैं कि हाँ यार कि ये ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चलता है। तो ये वाली चीज है बस, जिसके बारे में एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली पावर भी अटॉर्नी जनरल के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक की बात करें तो देखिए, मेडिसिन जब मार्केट में आती है, मेडिसिन हो गई या वैक्सीन हो गई या कोई मेडिकल डिवाइस क्यों ना हो, तो जब ये मार्केट में आती है तो आप सभी जानते हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर से होकर गुजरती है, फिर ये मार्केट में आती है। मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल दवाइयों की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले इसको आप समझो इजी तरीके से, ये क्यों ऐसा होता है, एक लंबा प्रोसीजर एक दवाई को अप्रूव करने के लिए क्यों होता है। तो आप सभी लोग समझदार हैं और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल कोई खराब दवाई खा ले, यानी कि एक ऐसी दवाई खा ले जिसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया, राइट, जिसके प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई, तो सामने वाले की मौत तक हो सकती है, राइट। सामने वाले की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उसको बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं अगर कोई गलत केमिकल रिएक्शन उनकी बॉडी में चला गया तो, है ना। तो इसीलिए जो भी कोई दवाई है या इवन कोई मेडिकल डिवाइस हो गई या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों ना हो, दवाई, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल डिवाइस, ये पूरी चीज एक लंबी प्रोसीजर से होकर गुजरती है जिसमें बहुत समय लगता है। इस प्रोसीजर में चेक करना होता है कि वो जो मेडिसिन है उसके कितने ट्रायल्स हुए हैं, राइट, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो पूरा डेटा निकालने के बाद फिर अप्रूव की जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा वो मेडिसिन, और फिर जाकर लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत महीनों का, सालों का ये पीरियड होता है, उसके बाद लोगों तक पहुंचती है कोई दवाई, राइट। बट अभी क्या अपन बात करें, आज की रेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड किसकी डिमांड है कि भाई जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए, जल्दी लोग बच जाएं, लोग मरने से जो है वो बच जाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीन उनको मिल जाए। तो जल्दबाजी है आज की रेट में, और चाहिए भी इवन जल्दी। तो ऐसी कोई जब क्रिटिकल स्टेज आती है जिसमें आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी वाली स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें दवाइयों की सख्त आवश्यकता होती है, तब उस समय इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन सामने आता है। और अभी यही हो रहा है, ड्रग मेकर जो है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो आज की रेट में अप्लाई कर रहे हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, EUA के लिए, आपातकालीन उपयोग अधिकार के लिए, जिससे कि उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन मार्केट में रिलीज हो सके। तो एक आइडिया तो आपको लग गया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या होता है। बहुत ही कम प्रोसीजर से होकर, यानी कि शॉर्टकट से होकर गुजरती है पूरी प्रोसेस, और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाती है। बट ये बहुत रिस्की भी होती है, राइट, क्योंकि शॉर्टकट से गुजर रही है। क्योंकि जो रेगुलर जो दवाइयां होती है, वैक्सीन होती है, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर से लंबे समय बीतने के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद लोगों तक पहुंचती है। मतलब सेफ्टी जो होती है उसकी, मतलब एक अच्छा हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉन्ग प्रोसीजर से होकर गुजरती है वो काफी सेफ है दवाई, एज कंपेयर टू ऐसी दवाई जो शॉर्टकट प्रोसीजर से होकर गुजर रही है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है कि जो जल्दी पब्लिक के बीच में आ रही है तो उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, उसमें टेस्टिंग, यानी कि किसी को वैक्सीन दी, अब वैक्सीन देने के बाद क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि उस समय उसकी बॉडी रिएक्ट ना करे, बट क्या पता 1 साल 1.5 साल के बाद बंदे की बॉडी रिएक्ट कर जाए, और क्या पता कुछ सालों के बाद वो मर जाए उस वैक्सीन के कारण ही, राइट। तो कितना डेंजरस है ये कि अगर किसी वैक्सीन को अगर प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया, उसको हड़बड़ी में पब्लिक में जो है वो रिलीज कर दिया, तो कितनी बड़ी आफत आ सकती है, राइट। बट ये रिस्क लेने के लिए तभी तैयार होते हैं जब मामला जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग का होता है। जैसे कि आज की रेट में जान को खतरा है, आज की रेट में चाहिए कि कोई ना कोई जल्दी वैक्सीन आ जाए जो इफेक्टिव हो, राइट। तब उस समय इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है,
और इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में इवन ये एक्चुअली कुछ स्टेप्स भी होते हैं इसके, यानी कि प्रोसीजर एटलीस्ट इसकी इतनी होती है कि 3 बार ट्रायल होना जरूरी है। 3 फेजेस होते हैं ना हम लोग को ट्रायल के देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि ये वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल कंप्लीट हो गया, फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो गया, तो एटलीस्ट 3 फेज की आवश्यकता होती है ट्रायल्स के, राइट। 3 ट्रायल्स होने चाहिए तब जाकर फिर अप्रूव किया जाता है। और इसके अलावा जब ऐसी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली जब वैक्सीन या दवाई जब मार्केट में रिलीज होती है, तब उस समय एक कंट्री को अपनी पब्लिक को बोलना होता है, यानी कि पब्लिक के बीच में क्लियरली बताना होता है कि ये जो वैक्सीन आप ले रहे हो, इस वैक्सीन की प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि इस पर जो है वो हो सकता है कि आगे चल के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके जितने नॉन साइड इफेक्ट्स हैं या नॉन बेनिफिट्स हैं, ये आपको बता दिए जाते हैं, यानी कि पब्लिक को बता दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है पब्लिक को कि ये इसके फायदे हैं जिसके बारे में अभी तक पता लगा है, और ये इसके नुकसान है जिसके बारे में अभी तक पता लगा है। मतलब कि इसके और भी शायद नुकसान हो सकते हैं और या शायद फायदे भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो आप ये अपनी रिस्क में लो। तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार की दवाई को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं खाने से, राइट, जिससे कि लोगों को पहले से पता रहे कि हाँ यार जो हमें ये दवाई मिल रही है अभी उसका लंबा टेस्ट नहीं हुआ है, राइट, अभी जो है वो हम लेकर जो है वो अपना खुद की सहमति से इस चीज को ले रहे हैं, यानी कि पब्लिक के बीच में ऐसी चीज करके बता दिया जाता है। बट ये ऐसी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना होता है, राइट, जिस समय ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता तो, और जरूरत होती है बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की, जैसे कि आज की कंडीशन। तो ये है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और कुछ नहीं। तो चलो इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो अभी क्या हुआ है, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मॉडर्ना करके, इन्होंने अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को मार्केट में रिलीज करने के पर्पस के लिए। कुछ दिन पहले ही पी फिजर, आपको याद होगा पी फिजर या सिंपली फिजर, पी साइलेंट रखें अगर तो ये जो वैक्सीन है ये इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि ये वैक्सीन किस कंट्री की है। तो इस वैक्सीन ने भी अप्लाई किया है EUA के लिए, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, और ये इनकी जो पी फिजर है इसको इन्होंने डेवलप किया है बायोएनटेक के कोलैबोरेशन के साथ। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ट्रायल चल रहे हैं। हमारे यहां पर ऑस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका ट्रायल चल रहा है, और हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये चीज बोली है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये चीज है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो अपन रेगुलर प्रोसीजर जान लेते हैं कि एक दवाई जो है वो किस प्रकार से अप्रूव होती है। जैसा मैंने भी आपको बताया, एक लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरती है, उसके बाद अप्रूव होती है। तो वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, या इवन कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर कोई मेडिकल डिवाइस यानी कि जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ना, शुगर टेस्ट जब करते हैं तो उसके लिए मेडिसिन ये होती है, डिवाइस होती है, राइट, जो कि शुगर टेस्ट घर में बैठे बैठे आज की डेट में बता देती है, राइट, बीपी बता देती है डिवाइस वगैरह। तो ऐसी कुछ डिवाइस वगैरह जो होती हैं तो उनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, और उसी के बाद टेस्टिंग करने के बाद उनको फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव करती है। पूरी चीज देखने के बाद, ये देखने के बाद कि उसमें क्या सेफ्टी है, यानी कि कितनी सेफ है वो, कितनी अनसेफ है, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, राइट, उसके कितने ट्रायल्स हुए। तो ये प्रॉपर डेटा को एनालाइज करने के बाद, प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी, कौन है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इन सब दवाइयों को अप्रूव करती है, तो वो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। तो ये इतनी लंबी प्रोसीजर होने के बाद एक दवाई अप्रूव होती है रेगुलर प्रोसीजर के दौरान। बट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अगर अपन बात करें तो ये किस प्रकार से ग्रांट होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ग्रांट करता है EUA को, और ये तभी ग्रांट करता है जब ये पूरी तरह से चेक करता है कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं और कितने इसके नॉन साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैंने यूज किया वर्ड नॉन, और यहां पर देखिए नॉन बेनिफिट्स, नॉन साइड इफेक्ट, अभी तक नॉन नहीं, अभी तक जिनके बारे में पता है, और हो सकता है कि इसके और भी गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये पूरी चीज करने के बाद ही फिर जो है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन होती है तभी कंसिडर की जाती है तब जब फेज 3 ट्रायल का एक प्रॉपर डेटा सामने आता है, यानी कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इवन एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो 3 ट्रायल होना जरूरी है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की क्या प्रोसीजर है, तो हमारे यहां कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारे यहां सिर्फ जो CDSCO जो है वो ग्रांट कर सकते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को। इसके अलावा और एज सच हमारे पास कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, राइट। अभी कुछ समय पहले CDSCO ने रेमडेसिविर और फेविपिराविर, तो ये 2 ड्रग्स हैं, ये बेसिकली कोरोना वायरस के समय पर हेल्पफुल ड्रग हम लोग को देखने को मिली थी, दवाइयां देखने को मिली थी, जिसको अप्रूव किया था, राइट। बट बाकी एज सच हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोसीजर, डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, राइट, या EUA की।
बट हाँ फिर भी हम भी 3 ट्रायल्स तो मांगते ही मांगते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या हो सकता है इस प्रकार के प्रोडक्ट को लेने से या ग्रांट करने से, तो देखिए मैंने आपको रिस्क के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया। तो यूएसए की जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्होंने बोला है कि पब्लिक को पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है कि ये जो प्रोडक्ट जो दिया जा रहा है ये पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, ये इमरजेंसी के तौर पर अभी दिया जा रहा है। यानी कि आप अगर चाहो तो इस प्रोडक्ट को लेने से रिफ्यूज भी कर सकते हो, वैक्सीन को लेने से रिफ्यूज भी कर सकते हो, क्योंकि पहले से ही बता दिया जाता है कि इसके इतने नोन बेनिफिट्स हैं, इतने नोन साइड इफेक्ट्स हैं, आगे और भी हो सकते हैं, आप जानो, और आपको अगर मन कर रहा है तो वैक्सीन ले लो, वरना कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन रिलीज होती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो अभी चल रहा है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का पूरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चर्चाएं चल रही है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी अब शायद वैक्सीन हम लोग को आगे देखने को मिले। गाइज यहां पर बात करेंगे ग्रीन चारकोल हैकेथॉन के बारे में। तो क्या है ये, तो इसको समझते हैं। इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है NVVN के द्वारा, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विद्युत व्यापार निगम के द्वारा, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है NTPC लिमिटेड की। तो ये हैकेथॉन है क्या, तो हैकेथॉन मतलब ये एक चैलेंज हम लोग को नजर आ रहा है। यहां पर बेसिकली इनवाइट किया जा रहा है वेरियस कंपनीज को, राइट, और वेरियस स्टार्टअप्स को, और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन की यहां पर डिमांड की जा रही है। मेनली फोकस किया जा रहा है कि हमें एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, स्पेशली फार्म फायर को एलिमिनेट करते हुए। तो यहां पर मेन इन्होंने फोकस रखा है कि जो स्टबल बर्निंग का जो हम लोग इश्यू देखते हैं, आपको पता होगा इसकी, जब किसान जो है जब उनकी फसल उगने के बाद जब उसकी कटाई करते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग जब होती है, तब उस समय खेत में बहुत सारा भूसा बच जाता है, राइट, जो क्रॉप रेसिड्यू जिसको अपन कहते हैं। तो किसान क्या करते हैं, इस भूसे को हटाने की जगह, अब किसान इस भूसे को साफ इसलिए नहीं करते क्योंकि साफ करने के लिए लेबर लगती है, और लेबर लगेगी तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, यानी कि उनके इनकम जो है वो कम होगी, यानी कि जो भी क्रॉप्स वगैरह बिकने के बाद जो उनको इनकम आती है तो उसमें उनका नुकसान होगा। तो इसलिए वो डायरेक्टली इसको जला देते हैं, क्रॉप रेसिड्यू को जला देते हैं, राइट। तो स्टबल बर्निंग का ये केस हम लोग देखते हैं। तो जब ये जलती है, ये भूसा जब जलता है, तब एनवायरमेंट को पल्यूट करता है, राइट। एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, जिससे कि हम क्या देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए यहां पर इन्वाइट किया जा रहा है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिसके चलते हम लोग एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, फार्म फायर को एलिमिनेट करते हुए, राइट, स्टबल बर्निंग को एलिमिनेट करते हुए। तो ऐसी बेसिकली टेक्नोलॉजी की डिमांड की जा रही है इस पर्टिकुलर चैलेंज के थ्रू, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है क्रॉप रेसिड्यू से, यानी कि जो ये एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होते हैं, ये जो भूसा वगैरह होता है, इसकी मदद से जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना, राइट। तो यानी कि बायोफ्यूल बनाने पर मेनली फोकस किया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कि बायोफ्यूल बनाने में मददकारी हो। साथ ही साथ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का इनका ऑब्जेक्टिव है, राइट, क्योंकि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बीच में आएंगे कि हो सकता है कि काफी सारी कंपनीज वगैरह जो है वो सेटअप कर लें इस प्रकार की पर्टिकुलर अपनी कंपनी, जहां पर ये क्रॉप रेसिड्यू की मदद से जो है वो बायोफ्यूल वगैरह जनरेट कर सकें, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस है, क्योंकि फार्मर जो है जब इस रेसिड्यू को जलाने की बजाय कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद जब ये इन एंटरप्रेन्योर्स को बेचेंगे, इन कंपनीज को बेचेंगे, तो उनको मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट, पैसा मिल सकेगा। और अल्टीमेट गोल यही है कि हमारी कंट्री के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना, कार्बन के फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, राइट। तो इस चीज पर, यानी कि ये जो चीज यहां पर बताई गई है, तो ये सब्जेक्ट जो है, इस पर अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, राइट, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टार्टअप आता है इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर, तो फिर उनको जो है अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिया जाएगा इस पर्टिकुलर NVVN के थ्रू, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और NVVN इस चीज को कंडक्ट कर रही है EESL की पार्टनरशिप के साथ, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पार्टनरशिप के साथ। तो ये है पूरा ग्रीन चारकोल हैकेथॉन, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा और काफी सारे लोगों ने NCERT में पढ़ा भी होगा इवन, कि अगर किसी पेड़ की उम्र के बारे में जानना है, उसकी एज के बारे में जानना है, तो साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्या करते हैं, उस पेड़ के रिंग्स को स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे जब पेड़ कटता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, फीचर इस प्रकार का दिखाई देता है, राइट, रिंग्स ऐसी बनी हुई हम लोग को नजर आती हैं। तो इन रिंग्स को स्टडी करके साइंटिस्ट रिसर्चर एक पेड़ की एज के बारे में बता सकते हैं।
बट अब एक इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आ रही है जिसके थ्रू साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना है कि इन रिंग्स की स्टडी करके किसी क्षेत्र में फ्लड की आने वाले समय में यानी कि बाढ़ की आने वाले समय में स्थिति होगी कि नहीं होगी, या फिर किसी क्षेत्र में सूखा की स्थिति होगी कि नहीं होगी, राइट। यानी कि सिंपल तौर से किसी क्षेत्र में पानी का लेवल आने वाले समय में बढ़ेगा या घटेगा, इसका भी अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है पेड़ की रिंग्स को स्टडी करके। इवन पास्ट में यानी कि पहले के समय पर किसी क्षेत्र में पानी का लेवल क्या था, पानी की स्थिति क्या थी, किसी क्षेत्र में बारिश कितनी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, इसका भी पता लगाया जा सकता है ट्री रिंग्स को स्टडी करके। इवन साइंटिस्ट रिसर्चर ने यह तक क्लेम किया कि आप 700 साल पुराने यानी कि जो 700 साल पहले किसी क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति थी, राइट, या फिर किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी या नहीं थी, या किसी क्षेत्र में फ्लड था, बाढ़ थी, तो इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है पेड़ की रिंग्स को स्टडी करके। तो ये चीज जो है वो सामने आ रही है, तो इसी पर अपन थोड़ी बात करेंगे। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ का अनुमान पिछले वर्ष प्रतिरूपों के आंकड़ों पर आधारित होता है, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे अक्सर हम लोग को नजर आता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप होती है, राइट, फ्लड होती है, बाढ़ आती है। तो इस बाढ़ का अनुमान जो है वो पिछले वर्षों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, राइट। पास्ट ईयर्स को देखते हुए बाढ़ का अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अब ये कैसे लगाया जाता है, तो इसके लिए रेनफॉल के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है, पुराने यानी कि पहले के समय पे रेनफॉल हुई है कि नहीं। इसको इस तरीके से आप समझो कि किसी क्षेत्र में लगातार रेनफॉल बढ़ रही है, यानी बारिश जो है वो लगातार साल बाय साल बढ़ती जा रही है। जैसे कि एक साल बारिश हुई, फिर अगले साल जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा बारिश हुई, फिर उसके अगले साल थोड़ी सी और ज्यादा बारिश हुई। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रेसिवली बारिश का लेवल किसी क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में बाढ़ आएगी, राइट। एकदम से जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, राइट। और उसका अगर उल्टा देखें कि किसी क्षेत्र में बारिश का लेवल अगर कम हो रहा है साल बाय साल, राइट, जैसे कि एक साल बारिश हुई, अगले साल उससे थोड़ी सी कम हुई, फिर और थोड़ी सी कम हुई, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रेसिवली बारिश का लेवल कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो ये चीज है। तो इसको एनालाइज किसके तौर पर किया जाता है, पूरी चीजों को, बाढ़ को एनालाइज या फिर सूखे को एनालाइज कैसे किया जाता है, पानी के रेनफॉल के पैटर्न को ऑब्जर्व करके। और रेनफॉल का पैटर्न किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी है, आपने पढ़ा भी होगा, रेन गेज उसको कहते हैं। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू पानी किस क्षेत्र में कितना गिरा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके चला जाता है। और हम लोग जो है वो 1950 से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं इस प्रकार के रिकॉर्ड को कि किसी क्षेत्र में बारिश का लेवल क्या है, राइट। बट अब साइंटिस्ट जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं जिसके तहत ट्री रिंग्स की मदद से, जैसे मैंने भी आपको बताया ये ट्री रिंग्स है, इसकी मदद से एनालाइज किया जा सकेगा फ्लड को, बाढ़ को, राइट, बाढ़ के बारे में पता लगाया जा सकेगा, राइट। और नई स्टडी जो है वो क्या सजेस्ट कर रही है, तो नई स्टडी ने एग्जामिन किया है ट्री रिंग्स को, यानी कि अभी जांच करी है इस पूरे ट्री रिंग्स की, और फिर पूरी पिक्चर रेनफॉल पैटर्न की पिछले 700 सालों की आ गई है सामने। 700 ईयर्स पुरानी जो पूरा जो डेटा है वो सामने आ गया इस ट्री रिंग्स को स्टडी करके। रिंग्स ने यह बताया है कि 1950 के बाद का जो पीरियड था वो सूखा होता हुआ नजर आ रहा था, और ये स्टडी जो है वो 1300 मतलब यानी कि 1300 का जो पीरियड था, मेडिवल एरा जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उस पीरियड से पूरी स्टडी सामने आई। और जो पुराना जो समय था 1300 का, 1300 का, तो उस समय वेटियर पीरियड था, यानी कि बारिश वगैरह वहां पर ज्यादा होती थी, और आज की रेट में बारिश का लेवल जो है वो कम हो गया है। बट ट्री रिंग्स ने यह भी सजेस्ट किया है कि आज के अगर डेटा को अपन देखें 1950 से लेकर 1980s के डेटा तक अगर पर्टिकुलरली हम लोग देखें तो ये ड्राई रीजन हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और जनरली पास्ट की कंडीशन जो थी वो काफी ज्यादा वेट थी, यानी कि गीला हम लोग को देखने को मिलता था। बट एक और चीज ये भी सामने आ रही है कि आने वाला समय भी वेट होने वाला है, राइट, यानी कि आने वाले समय में भी बारिश और बढ़ने वाली है। अभी तक बारिश का पैटर्न जो है वो कम होता हुआ नजर आया, बट अब बताया जा रहा है कि बारिश का पैटर्न बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। बढ़ता हुआ नजर आने की जो वजह है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, राइट। तो ये चीज भी साइंटिस्ट रिसर्चर ने बताई है। तो 2-3 स्टडी इसमें सामने आई है। एक तो हमने देख लिया, जैसे कि अगर आपसे बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या फ्लड का पता लगाया जा सकता है, बाढ़ का पता लगाया जा सकता है किसी पेड़ को स्टडी करके, तो वो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक रिसर्च जो है वो न्यूज में आई है, स्टडी न्यूज में आई है, राइट, कि पेड़ के रिंग्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं बाढ़ के बारे में या ड्रॉट के बारे में, सूखा के बारे में, राइट। दूसरी चीज कि अगर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहां पर इसी क्षेत्र पर स्टडी हुई है, तो इस क्षेत्र पर आने वाले समय में बाढ़
की स्थिति होगी, राइट, क्योंकि वेटियर पीरियड हम लोग को आने वाले समय का देखने को मिलेगा, राइट। और पुराना जो समय था 1300 का, 1300 का, वो भी वेटियर था, बट वो धीरे धीरे करके ड्राई हुआ और अब फिर से वेटियर की स्टेट पे हम लोग जाएंगे। अब वेटियर की स्टेट में जाने का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बताया जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं और इसको इजी तरीके से समझाता हूं कि क्यों आने वाले समय में बारिश जो है वो बढ़ेगी। तो देखो गाइस, उसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। और आपको सिंपल सा फिनोमेना पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, राइट। आप पानी को गर्म करते हो, राइट, तो उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, और यही तो भाप है जो कि क्लाउड्स बनती है, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप समझो कि जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भाप बनेगी, इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और फ्लड जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे आने वाले समय में और बढ़ता हुआ भी अब नजर आएगा, राइट। तो ये ट्री रिंग किस प्रकार से हेल्प कर रही है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जब पेड़ जब ग्रो करता है, पेड़ जब बड़ा होता है, तब इनकी जो रिंग्स हैं वो भी बढ़ने लगती हैं अकॉर्डिंगली, राइट। देखिए, रिंग्स जो है वो बढ़ती है, नंबर्स उसके बढ़ते हैं, बट क्या होता है कि जब ट्री की रिंग्स वाइडर जाती है, यानी कि इस प्रकार से चौड़ी होती हुई हम लोग को नजर आती है, वाइड होती हुई हम लोग को नजर आती है, राइट, तब उस समय जहां पर वो पेड़ है उसकी जो मिट्टी है वहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, राइट। नमी हम लोग को उसकी मिट्टी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये कब होता है, जिस समय जब पेड़ की रिंग को स्टडी किया जाता है और उसकी रिंग अगर वाइड नजर आती है, जैसे कि ये गोल आकार आपको दिखाई दे रहा है और एकदम बड़ी बड़ी आपको वाइड टाइप की, चौड़ी टाइप की अगर नजर आएगी इसकी रिंग, तो ये मान लेना कि चौड़ी होने का मतलब है कि उस क्षेत्र पर जो मिट्टी है वो, उस मिट्टी में नमी है, मॉइस्चर है, यानी कि पानी का कंटेंट वहां पर ज्यादा है, राइट। तो ये चीज है। और वाइड रिंग्स जो है वो वेट मानसून ईयर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट, बताती हैं कि वहां पर बारिश जो है वो बहुत ज्यादा है। और ड्राई मानसून में इसका उल्टा ही होता है, राइट। ड्राई यानी ड्रॉट लाइक सिचुएशन, जब सूखा वाली स्थिति आती है तब उस समय क्या होता है, इनकी जो रिंग्स जो होती है वो नैरो होती हैं, राइट, अंदर सिकुड़ने लगती है इनकी रिंग्स, राइट। अगर रिंग्स चौड़ी हो रही है, फैल रही हैं, तो यानी कि मानसून, और वहां पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है, और अगर कम हो रही है तो वहां पर सूखे की संभावना है। तो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है साइंटिस्ट, रिसर्चर्स के द्वारा इस चीज को, और बताया जाता है कि किस प्रकार का क्लाइमेट जो है वो उस क्षेत्र पर हो सकता है। तो ये देखिए, ये ना ही सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के लिए है, बल्कि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ के थ्रू अगर जानना है कि उस एरिया पर पानी का लेवल क्या है, तो उस पेड़ के रिंग्स के थ्रू पता लगाया जा सकता है। अगर पेड़ की रिंग्स अगर वाइड हैं, चौड़ी हैं, तो मतलब वहां पर पानी अच्छा है, और अगर सिकुड़ गई हैं तो पानी का लेवल कम है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना, ये स्टेटमेंट वाइज सिविल सर्विसेज में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं ये कुछ चीजें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टडी भी है, राइट। और इस प्रकार की चीजें आती भी हैं अक्सर सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट। और इसका महत्व क्या होगा, तो इसका महत्व की अगर हम लोग बात करें, जैसे असम है और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हम लोग को नजर आ रहा है, तो इसमें हम लोग पहले से ही प्रोजेक्शन कर पाएंगे कि आने वाले समय में बाढ़ की क्या स्थिति है, और उस पर फिर प्रॉपर प्लानिंग वगैरह हम लोग कर सकेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो फिर हम उस हिसाब से वहां पर प्लानिंग करेंगे। तो ये था पूरा टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। लेक्चर में सिर्फ इतने ही टॉपिक थे, बट अभी एक टॉपिक बच गया है फार्मर्स का। अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इशू पूरा चल रहा है, हालांकि इसके बारे में अगस्त में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है बिल्स वगैरह के बारे में, बट हाँ, थोड़ी डिटेल में अपन और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे फार्मर्स के मुद्दे को लेकर, राइट। तो उससे रिलेटेड जो आपका लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो मैं होपफुली आज दिन तक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज दिन में 3-4 बजे तक वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, राइट। और जो भी स्टूडेंट्स पेड पैकेज में हैं, तो उनके पास जो टॉपिक मैं फार्मर्स का प्रोवाइड कराऊंगा, उसके नोट्स कल वाले लेक्चर में उनको मिल जाएंगे, और कल के लेक्चर में भी उस टॉपिक को मैं कंपाइल कर दूंगा, राइट। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप यहाँ पर जब जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक्स में प्रोवाइड कराता हूँ, कोई भी एक टॉपिक आपका छूटता नहीं है। इस चीज के लिए सुनिश्चित हो जाइए। और सेकेंडली, यहाँ पर सभी सोर्सेज के टॉपिक्स को मैं कवर कराता हूँ, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं, राइट। और आज का जो आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है वो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़िए। इस टॉपिक को मैंने आपको 13 सितंबर को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो में जाकर रेफर भी कर सकते हैं। 13 सितंबर के आपको सिंपली यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है ना, जहाँ पे सर्च करते हैं वीडियोस वगैरह को, तो वहां पे आप लिखिएगा 13 सितंबर 2020 लिखिएगा, उसके आगे आप मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, और जो भी सर्च लिस्ट में आपका पहला वीडियो आएगा वो 13 सितंबर का अपना ही वीडियो होगा। उस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा तो पूरे इंडेक्स आपको बने हुए मिल जाएंगे, राइट। तो उसमें आप देख लीजिएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मैंने कहां पर पढ़ाया हुआ है, तो उस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे इंडेक्स पे, तो आपको डायरेक्टली ये वाला टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा आपके लिए। ट्राइफेड, इस टॉपिक को मैंने 11 अगस्त के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको ट्राइफेड के बारे में पढ़ना है।
आपको PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इस टॉपिक को 10 और 11 अक्टूबर को मैंने पढ़ा है, यानी कि एक ही वीडियो है 10 और 11 अक्टूबर का, क्योंकि संडे और मंडे का वीडियो एक साथ बनता है, तो ये 10 और 11 अक्टूबर का सिंगल वीडियो है ये। चारधाम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये टॉपिक को मैंने आपको 7 अक्टूबर को पढ़ाया हुआ है, तो ये पढ़िएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और अभी भी आज भी अपन ने अटॉर्नी जनरल वाले टॉपिक में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही देखा, जो न्यूज में आया था अटॉर्नी जनरल का टॉपिक, राइट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो टॉपिक है इसको आपको पढ़ना है। 29 जुलाई को इस टॉपिक को पढ़ाया मैंने, और इसके अलावा 18 और 22 जुलाई को भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। तो आप इन तीनों लेक्चर्स को देख सकते हैं, ये अलग अलग लेक्चर्स हैं, राइट। तो इनको देखिएगा तो इससे रिलेटेड आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ होमवर्क्स हैं आज के, आपको क्या करना है, इन होमवर्क्स को पहले पढ़ना है, राइट, जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा, राइट, इन टॉपिक्स के। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और मंथली PDF पेड पैकेज की अगर बात करें तो इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, और इसको ज्वाइन करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखी है। इस पेड पैकेज में आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं यानी कि नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है रिवीजन पर्पस के लिए, आपको मंथली मैगजीन मिलती है, और इतना ही नहीं, मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको मिलते हैं, राइट। और इतना सब कुछ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में, राइट। तो इसको ज्वाइन करने से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और आप अगर 2021 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, राइट, तो आपके लिए मैंडेटरी है आप NCERT बैच को जरूर ज्वाइन करें। NCERT सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज का बैच है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक है, वो देख लीजिए और जरूर ज्वाइन कीजिए उस बैच को। और फेसबुक पर हैं आप तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, याद रहे कॉल नहीं करना है, सिर्फ SMS के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और टेलीग्राम पर अपना एक चैनल भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप और चैनल की दोनों की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और चलिए फिर अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।